गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्याकरण का टॉपिक भाषा विचार करेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले देखेंगे भाषा कहते किसे हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं। मतलब कि भाषा के द्वारा ही मनुष्य अपने मन की बात दूसरों को बता सकता है और दूसरों की सुन सकता है। भाषा का विकास। प्राचीन काल में जब भाषा नहीं थी तब मनुष्य संकेतों से अपनी बात दूसरों को समझाता था, क्योंकि बिना भाषा के उसे पता ही नहीं था उसे बोलना क्या है, इसलिए वो इशारों से काम लेता था। धीरे धीरे उसने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए पत्थरों चट्टानों पर कुछ संकेत या चिन्ह बनाने आरंभ कर दिए। ठीक है बेटा। उसके बाद धीरे धीरे उसने अपने विचारों को और अच्छे तरह से समझाने के लिए पत्थर या चट्टानों पर कुछ संकेत बनाने आरंभ कर दिए। इन संकेतों की सहायता से विचारों का आदान प्रदान कुछ आसान हो गया। फिर जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होता गया वैसे वैसे उसे मन के विचारों को प्रकट करने के लिए एक साधन की ज़रूरत महसूस हुई। इसी के फलस्वरूप भाषा का विकास हुआ। अब भाषा के रूप। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सबसे पहले आती है मौखिक भाषा। जब मनुष्य बोलकर अपने विचार तथा भाव प्रकट करता है तथा सुनकर भावों को समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसके अंतर्गत बोलना तथा सुनना आता है। बेटा, अब मैं आपको बोलकर समझा रही हूँ और आप सुनकर समझ रहे हैं, ये भी मौखिक भाषा का ही उदाहरण है। मौखिक भाषा का प्रयोग आपसी बातचीत, वाद विवाद, टेलीफोन, रेडियो तथा दूरदर्शन आदि में होता है। अब आती है लिखित भाषा। जब मनुष्य लिखकर अपने विचार प्रकट करता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। इसके अंतर्गत लिखना तथा पढ़ना आता है। लिखित भाषा का प्रयोग पुस्तकों, पत्रों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि में किया जाता है। इसका मतलब हम अगर किसी को लेटर लिखते हैं तो वह लिखित भाषा हुई। अब भारत की भाषाएं। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। नंबर 1 असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। आगे आता है लिपि। तो लिपि का क्या अर्थ है? भाषा को बोलते समय जो ध्वनियाँ हमारे मुख से निकलती हैं उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। ये चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। जैसे बेटा आप ये जो पढ़ रहे हैं लिखा हुआ, ये लिपि ही है सारा। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी विशेष लिपि होती है। जैसे हिंदी, संस्कृत एवं मराठी की लिपि देवनागरी, यानी कि ये तीनों भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी, अंग्रेज़ी की लिपि रोमन और उर्दू की लिपि फ़ारसी। आगे आता है बोली। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। यह भाषा का अल्प विकसित रूप होता है, मतलब कि जो थोड़ा बहुत विकसित हुआ हो। इसे सामान्यतः बोलचाल में प्रयोग किया जाता है। इसमें साहित्य की रचना प्राय नहीं होती। जैसे बेटा अब हमारी ये हरियाणवी है, ये एक बोली है, इसमें साहित्य की रचना नहीं हो सकती। कुछ साहित्यकारों ने बोलियों में साहित्य की रचना की थी। जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस कवितावली ये अवधि में लिखी थी। सूरदास ने सूरसागर ब्रज में तथा विद्यापति ने पदावली मैथिली की रचना की थी। जो इनकी विद्यापति की पदावली है वो मैथिली में है। बेटा इन्होंने तो बोलियों में की थी, लेकिन ये बोलियां आगे जाके उपभाषा बन गई थी। आगे मैं उपभाषा के बारे में भी बताऊंगी। परंतु बोलियों में रचनाएं बहुत कम हुई। आगे चलकर ये केवल बोलियों तक सीमित रह गई। ठीक है बेटा, इनका आगे विकास नहीं हो सका। ठीक है ना बेटा।
इनका मतलब कि अगर बोलियों में साहित्य की रचना होती तो ये पॉसिबल नहीं था, ये इनका आगे विकास हो ही नहीं पाया। तो उस वक्त इसमें रचनाएं बंद हो गई थी। केवल खड़ी बोली का विकास होता चला गया और उसने आधुनिक हिंदी भाषा का रूप ले लिया। कुछ अन्य बोलियां कन्नौजी, मगही, बुंदेली, बांगड़, बघेली, भोजपुरी आदि हैं। खड़ी बोली का अल्प विकसित रूप बोली जो है भाषा का अल्प विकसित रूप ज़रूर है, परंतु उसका महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। बेटा, चाहे कुछ भी हो, बोली भाषा का बेस तो है। ठीक है, बोली विकसित होती है तो उपभाषा बनती है, और उपभाषा विकसित होती है तो भाषा बनती है। बेस बोली ही होता है। आगे देखिए बेटा, उपभाषा, इसका क्या अर्थ है? जब बोली का क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है तब वह उपभाषा बन जाती है। बोलियों में साहित्य की रचना प्राय नहीं होती, परंतु उपभाषा में साहित्य की रचना होती है। एक उपभाषा की कई बोलियां हो सकती हैं। अवधी, ब्रज तथा राजस्थानी बोलियों में साहित्य की रचना हुई थी, यानी जब इनमें साहित्य की रचना हुई तब ये बोली थी और इनका क्षेत्र भी बड़ा था, अतः ये बाद में क्या हुआ, उपभाषा बन गई। राजस्थानी की कई बोलियां हैं, जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी आदि। जब उपभाषा का क्षेत्र विकसित हो जाता है तब वह भाषा का रूप ले लेती है। उपभाषा विकसित होकर भाषा बन जाती है। हिंदी उपभाषाओं को 5 वर्गों में बांटा गया है, जैसे पश्चिमी हिंदी जो हमारी उपभाषा है, इसकी बोलियां हैं खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। अगला है पूर्वी हिंदी, इसकी बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अगला है राजस्थानी, इसकी बोलियां हैं मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी। अगला है पहाड़ी हिंदी, गढ़वाली, कुमाऊनी। अगला है मागधी, इसकी बोलियां हैं मगही, भोजपुरी, अंगिका। आगे बेटा आता है व्याकरण। व्याकरण का क्या अर्थ है? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग करना सिखाता है। वर्णों के व्यवस्थित मेल से शब्द, शब्दों के व्यवस्थित मेल से वाक्य तथा वाक्यों के व्यवस्थित मेल से भाषा बनती है। ठीक है बेटा, बेसिक तो वर्ण हुए, वर्णों से शब्द, शब्द से वाक्य और वाक्यों के मेल से भाषा बनी। यदि ये व्यवस्थित ना हो, यानी क्रम से ना हो, तो भाषा अर्थपूर्ण नहीं होगी। किस वर्ण, शब्द तथा वाक्य का प्रयोग कहाँ और कैसे करना है, इसका ज्ञान व्याकरण ही कराता है। अर्थात व्याकरण भाषा के नियम निर्धारित करता है। अब बेटा, व्याकरण के 4 अंग होते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा पद विचार, चौथा वाक्य विचार। बेटा, इस वीडियो में हम खाली इनके नाम देखेंगे, इनके बारे में पूरा डिटेल आगे की वीडियो में बताऊंगी। तो अब बेटा, हमने इस चैप्टर में क्या क्या किया एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सभ्यता के विकास के साथ साथ भाषा का भी विकास हुआ। केवल मनुष्य ही सही रूप में भाषा का प्रयोग करता है। देखिए बेटा, अब कुछ ना कुछ ध्वनि तो पशु पक्षी भी निकालते हैं, पर वो भाषा नहीं कही जा सकती। केवल मनुष्य ही इसका सही प्रयोग करता है। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। भारत के संविधान में 22 भाषाएं स्वीकृत हैं। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग करना सिखाता है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा है। तो बेटा, आपका ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।